आज तो आप फिट हो गए, हमें डाल के Good evening, sir. Good evening. How are you? Good, sir. ज्वाइन कर जाओ जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं। ओके, लास्ट क्लास में क्या किए थे हम लोग? लास्ट क्लास में क्या देखे थे? Anybody? क्या पढ़ा था लास्ट क्लास को बताओ तो। Good evening, sir. गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में क्या देखा था उस्मान? सर लास्ट क्लास में आपका वो बॉयलर के बारे में पढ़ा था, एफबीसी बॉयलर के बारे में, अच्छा, और उसका साइकिल, पूरा साइकिल पढ़ा था। हाँ, चलो ठीक है। आज हम लोग एफबीसी बॉयलर का स्टीम साइड सर्किट को देखते हैं। देखो सब लोग आ गए? सो हम लोग एफबीसी बॉयलर देख रहे थे, एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर, और इसमें हमने देखा था कि स्क्रीन देखा था कि बॉयलर का क्या क्या होता है। फर्नेस होता है, इकोनोमाइजर होता है, पीएच होता है, यूएसपी होता है, और एक चिमनी होता है, ड्रम होता है ना।
हमने पूरा लाइन डायग्राम देखा था कि रिवर से लेके किस तरीके से हम लोग डीएम वाटर जनरेट करते हैं और फिर डीएम ट्रांसफर पंप की मदद से डिएरेटर में पानी जाता है, बॉयलर फीड पंप की मदद से इकोनोमाइजर पे जाता है, स्टीम ड्रम, डाउन कमर, रिंग ट्यूब्स, वाटर वाल्व, फिर से स्टीम ड्रम पे राइजर ट्यूब के थ्रू स्टीम चला जाता है और वो स्टीम जो होता है वो अपना सेचुरेटेड स्टीम होता है। एंड देन दैट सेचुरेटेड स्टीम सप्लाई ट्यूब की मदद से कहाँ पे आती है, सुपर हीटर में आती है, कन्वेक्शनल सुपर हीटर, देन योर रेडिएंट सुपर हीटर, एंड अल्टीमेटली वो फाइनल स्टीम जो होता है वो जाता है अपने टरबाइन पे। टरबाइन पे स्टीम जाने के बाद हम क्या करते हैं, टरबाइन पे वर्क डन होता है उसी स्टीम से और लो प्रेशर लो टेम्परेचर पे वो स्टीम कहाँ पे आती है, अपने कंडेंसर में आती है। कंडेंसर में स्टीम कंडेंस होता है और वो कंडेंसेट जमा होता है हॉट वेल। हॉट वेल से हम एक पंप लगाते हैं सीपी, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, और कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप हॉट वेल से कंडेंसेट को लेके क्या करती है, इजेक्टर देन जीएसवीसी ग्लैंड स्टिक वैन कंडेंसर के थ्रू आपका ये पानी जो होता है कंडेंसेट होता है वो आपका हॉट वेल में चला जाता है एक पार्ट, और एक पार्ट जाता है अपने डिएरेटर पे, और ये होता है कंप्लीट साइकिल जो कंटिन्यूअसली फिर से डिएरेटर पे बॉयलर में जाएगा, स्टीम बनेगा, फिर टरबाइन पे आएगा, कंडेंसेट बनेगा और ये घूमता रहता है। उसके एडिशनल कुछ लाइंस देखे थे जो एलपी डोजिंग एचपी डोजिंग के लाइन होते हैं और इनिशियल फिलिंग पंप के लाइन होते हैं। तो बॉयलर पे अगर हम गौर करें तो अपने को समझना पड़ेगा ये पहला सर्किट जो होता है वाटर स्टीम सर्किट, वाटर स्टीम सर्किट की पानी आएगा और स्टीम बन के वो निकल जाएगा टरबाइन पे। दूसरा जो सर्किट होगा वो सर्किट होगा आपका फ्यूल सर्किट, कि कोयला आएगा या फिर जो भी फ्यूल है आपका, बायोमास है, कोई भी फ्यूल है, वो फ्यूल आएगा और फर्नेस के अंदर कैसे जाएगा, वो होगा फ्यूल सर्किट। तीसरा सर्किट होगा एयर फ्लू गैस सर्किट, एयर फ्लू गैस सर्किट। ये क्या है कि हवा आ रहा है आपका कहाँ से कैसे कैसे करके एयर आ रहा है फर्नेस के अंदर, और फर्नेस के अंदर कंबशन होगा तो वो एयर क्या हो जाएगा, दैट एयर विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्लू गैस। और फ्लू गैस को क्या बोल सकते हो, फ्लू गैस इज नथिंग बट योर हॉट गैस प्लस ऐश, है ना। फ्लू गैस पे क्या रहेगा, ऐश रहेगा और गर्म हवा रहेगी। तो ये तीन सर्किट आपका सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट होगा, और एयर सर्किट देखेंगे, फ्लू गैस सर्किट देखेंगे, और फाइनली हम देखेंगे ऐश हैंडलिंग सिस्टम, कि ऐश जो निकलता है वो ऐश क्या क्या टाइप के होते हैं, ऐश में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, और ऐश को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस अगर ये सारे सर्किट हम बहुत बढ़िया से समझ जाए तो मोटा मोटी बॉयलर का कवर हो जाता है। उसके अलावा एक लाइन और रहता है जिसको हम बोलते हैं पेगिंग स्टीम लाइन, पेगिंग स्टीम लाइन, इसके बारे में भी कुछ बातें करें। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे वाटर स्टीम सर्किट। ठीक है, बढ़िया से समझो। वाटर स्टीम सर्किट में हमने देखा था कि डीएम टैंक में हमारा डीमिनरलाइज्ड वाटर स्टोर है। ठीक है, अब डीमिनरलाइज्ड वाटर थ्रू डीएम पंप कहाँ पे आ रहा है, डिएरेटर पे आ रहा है। डिएरेटर पे और क्या क्या लाइन आएगा, कहाँ कहाँ से पानी आएगा, एक फ्रेश वाटर लाइन आएगा डीएम पंप से, दूसरा लाइन आएगा कंडेंसेट जो टरबाइन से निकल के कंडेंसेट आ रहा है वो लाइन आएगा, और डिएरेटर पे पानी रहेगा। डिएरेटर के नीचे लगाएंगे हम लोग एक पंप जिसको बोलेंगे बॉयलर फीड पंप। ठीक है, और बॉयलर फीड पंप और डिएरेटर के बीच पे कुछ चीजें लगी होंगी, एक होगा आपका सक्शन वाल्व, या फिर आइसोलेशन गेट भी हो सकता है, आइसोलेशन वाल्व भी हो सकता है, सक्शन वाल्व होगा, और एक लगेगा इंपॉर्टेंट चीज वो है आपका स्ट्रेनर। यहाँ पे लगाते हैं स्ट्रेनर। स्ट्रेनर क्या करेगा कि फीड पंप पे अगर डिएरेटर पे कुछ मटेरियल्स आ जाते हैं, कॉन्टामिनेंट्स आते हैं, पकड़ लो कुछ काम किए और इसमें कचरा वगैरह रह गया, कुछ ऑयलिंग किए उसका आयरन पार्टिकल्स रह गया, तो वो अगर पंप में आएगा तो मेरा पंप खराब डैमेज कर सकता है। तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, स्ट्रेनर लगाते हैं, है ना। तो स्ट्रेनर के बाद लगाए आपका पंप, एंड देन पंप का एक डिस्चार्ज वाल्व रहेगा
और वो पंप से पानी जो है वो दो कंट्रोल वाल्व पे जाएगा। एक कंट्रोल वाल्व का नाम है टीसीवी, टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व, दूसरा कंट्रोल वाल्व है आपका एफसीवी, फीड कंट्रोल वाल्व। फीड कंट्रोल वाल्व से क्या होगा, फीड कंट्रोल वाल्व से वो पानी जाएगा कहाँ पे, इकोनोमाइजर पे। अब इकोनोमाइजर पे जब पानी जाएगा, इनके बीच पे एक चीज लगना पड़ेगा, वो है आपका फीड चेक वाल्व। व्हाट इज दिस फीड चेक वाल्व? फीड चेक वाल्व इज नथिंग बट योर एनआरवी, नॉन रिटर्निंग वाल्व। क्योंकि जो ड्रम है, ड्रम आपका हाई प्रेशर पे होगा, डिएरेटर है वो लो प्रेशर पे होगा। अगर आपका फीड पंप बंद होता है और एफसीवी खुला रहता है तो सारा पानी आपका ड्रम से डिएरेटर पे चला आएगा बैक। इसीलिए यहाँ पे रोकने के लिए हम क्या लगाएंगे, एक एनआरवी लगा देंगे, नॉन रिटर्निंग वाल्व, जिसको बोलेंगे फीड चेक वाल्व। अब इकोनोमाइजर से क्या होगा, इकोनोमाइजर से वो पानी जाएगा अपने स्टीम ड्रम पे, और ड्रम से डाउन कमर, ये हो गए आपके डाउन कमर्स, डाउन कमर से आएगा आपके रिंग हेडर पे, और रिंग हेडर से पानी जाएगा रिंग ट्यूब्स में। रिंग ट्यूब्स या फिर बेड कोयल भी बोलते हैं, और बेड कोयल और रिंग ट्यूब्स किसके अंदर है, आपके फर्नेस के अंदर है ना। और फर्नेस से, फर्नेस का जो वाल है, उस वाल के अंदर से हम कुछ वर्टिकल पाइप्स लगा रहे हैं, ट्यूब्स लगा रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं वाटर वाल्व। और वाटर वाल्व से जाएगा राइजर ट्यूब में, और राइजर ट्यूब से वो चला जाएगा स्टीम ड्रम पे। नाउ स्टीम ड्रम से जो स्टीम निकलेगी, वो स्टीम आपका सैचुरेटेड स्टीम होगा। दैट सैचुरेटेड स्टीम विल बी कमिंग टू योर सुपर हीटर। पहला सुपर हीटर जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सुपर हीटर, वो होता है आपका प्राइमरी सुपर हीटर, या फिर बोलते हैं कन्वेक्शनल सुपर हीटर। कन्वेक्शनल सुपर हीटर से वो पानी निकलेगा फर्नेस के बाहर, जहां पे हम क्या लगाएंगे, ए टेम्परेचर लगाएंगे। ए टेम्परेचर मतलब डी सुपर हीटर। यहाँ पे अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है स्टीम का, तो वाटर स्प्रे करके हम स्टीम के टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। देन ए टेम्परेचर के बाद लगेगा आपका रेडिएंट सुपर हीटर, या फिर फाइनल सुपर हीटर, या सेकेंडरी सुपर हीटर भी बोल सकते हैं। और फाइनल सुपर हीटर के बाद ये स्टीम जो है वो मेन स्टीम स्टॉप वाल्व में जाके रुक जाएगा। अब मेन स्टीम स्टॉप वाल्व के बाद क्या है, यहाँ पे बॉयलर का पार्ट खत्म होता है, और मेन स्टीम स्टॉप वाल्व से आगे अपना टरबाइन का पार्ट शुरू होता है, कि मेन स्टीम लाइन से जाके टरबाइन के अंदर जाएगा, और टरबाइन में वर्क डन करेगा। क्या क्या सर्किट्स होंगे बाद में देखेंगे। ये जो पाइप है जो सुपर हीटर के आउटलेट से आपका मेन स्ट्रीम स्टॉप वाल्व लगा है, इसके ऊपर हम कुछ और एडिशनल चीजें लगाएंगे, माउंटिंग्स लगाएंगे, है ना। माउंटिंग्स क्या था, सेफ्टी एंड कंट्रोल पर्पस के लिए जो सारे इक्विपमेंट्स हम लगाते हैं उसको हम माउंटिंग्स बोलते हैं। तो माउंटिंग्स में आप पहले लगा दिए, एक प्रेशर गेज लगाए, एक प्रेशर टेम्परेचर गेज लगाए, और एक लगेगा आपका मेन स्टीम वेंट वाल्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेन स्टीम वेंट वाल्व, जिसको हम लोग स्टार्टअप वेंट वाल्व भी बोलते हैं, ठीक है। मेन स्टीम वेंट वाल्व या फिर स्टार्टअप वेंट वाल्व भी बोलते हैं। इसके अलावा क्या लगेगा मेन स्टीम लाइन पे, एक लाइन सेफ्टी वाल्व लगेगा, कि अगर हाई प्रेशर हो गया, बॉयलर का बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, तो ये सेफ्टी वाल्व जो है वो पॉप करे और स्टीम प्रेशर को रिलीज कर दे। यहाँ पे जैसे अपने कुकर पे होता है ना, एक तो होता है व्हिसल, सीटी जिसको बोलते हैं, वो लगा होता है कि प्रेशर बढ़ता है तो सीटी पॉप अप करके प्रेशर रिलीज करता है कुकर में। लेकिन अगर किसी वजह से आपका ऑफिशियल काम ना करे और प्रेशर कुकर के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाए, तो आप देखे होंगे एक ब्लैक कलर का एक तो हेक्सागोनल नट में डायाफ्राम रहता है, दैट इज नथिंग बट योर सेफ्टी वाल्व, है ना, उसको सेफ्टी वाल्व बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो सेफ्टी वाल्व यूज करेंगे वो डेड वेट टाइप हो सकता है, स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व होता है। तो सबसे पहले तो एक सेफ्टी वाल्व लगा दिए लाइन में, मेन स्टीम लाइन पे, सुपर हीटर के आउटलेट पे, और दो सेफ्टी वाल्व लगेंगे कहाँ पे, अपने बॉयलर के ड्रम पे, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे ड्रम सेफ्टी, और जो लाइन पे लगाए इसको बोलेंगे लाइन सेफ्टी। तो तीन सेफ्टी वाल्व मेन स्टीम लाइन पे होते हैं, बॉयलर के मेन स्टीम लाइन पे तीन सेफ्टी वाल्व देखने को मिलेंगे आपको। एक होता है लाइन सेफ्टी, दो होते हैं आपके ड्रम सेफ्टी। इसके अलावा आपका एडिशनल बहुत सारे माउंटिंग्स लगेंगे। जैसे अपने को यहाँ पे स्टीम ड्रम पे अगर लेवल देखना है,
कि जो ड्रम है, ड्रम के अंदर पानी कितना है, वो लेवल देखने के लिए आप यहाँ पे एक गॉज ग्लास लगाओगे, गेज ग्लास, है ना, जिसमें क्या होगा, वो वाटर लेवल दिखाएगा कि भाई कितना लेवल है पानी का। उसके अलावा एयर वेंट वाल्व लगाओगे ड्रम पे, एयर वेंट वाल्व एयर को रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका स्टीम सर्किट। तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है, सबसे पहले डीएम वाटर डीएम टैंक से डीएम ट्रांसफर पंप के थ्रू डीएरेटर पे आ रहा है, और डीएरेटर पे और एक कनेक्शन क्या हो रहा है कि टरबाइन से कॉन्डेंसेट डीएरेटर पे आ रहा है। तो ये दो पानी का लाइन है जो अपने डीएरेटर के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद डीएरेटर के नीचे क्या लगाए हैं, एक फीड पंप लगाए हैं, बॉयलर फीड पंप बोलेंगे इसको, और फीड पंप और डीएरेटर के बीच पे रहेगा आपका सक्शन वाल्व, पंप का सक्शन वाल्व। सक्शन वाल्व के बाद आप लगा रहे हो एक स्टेनर ताकि कचरा वगैरह रुक जाए, और उसके बाद उसके बाद क्या होगा कि पंप में प्रेशर को बिल्ड अप करेंगे और एक डिस्चार्ज वाल्व रहेगा, डिस्चार्ज वाल्व से को खोलेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे एक कंट्रोल वाल्व मिलेगा जिसको हम बोलेंगे फीड कंट्रोल वाल्व। दूसरा एक कंट्रोल वाल्व लगाए हैं उसको बोलेंगे टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व। टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व का अगर कनेक्शन देखे तो कहाँ पे लगा हुआ है, इस लाइन को देखो, ये आके यहाँ पे वाटर को स्प्रे कर रहा है उसकी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, और इस एरिया को, इस पाइप को क्या बोलेंगे हम लोग, एयर टेम्परेटर। एयर टेम्परेटर या फिर इसको बोलोगे डी सुपर हीटर, डी सुपर हीटर, है ना। सो एयर टेम्परेटर या फिर डी सुपर हीटर पे टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व से पानी डीएम वाटर जाके स्प्रे करता है स्टीम लाइन। एफसीवी जो है फीड कंट्रोल वाल्व, इसको अगर खोलोगे तो पानी जो है वो पानी जाएगा इकोनोमाइजर पे, और इकोनोमाइजर से पहले आपका लगेगा फीड चेक वाल्व। फीड चेक वाल्व क्या है, इट इज नथिंग बट एन एनआरवी, नॉन रिटर्निंग वाल्व, कि पानी को बैक आने नहीं देगा। इकोनोमाइजर पे पानी गर्म हो जाएगा और वो गर्म पानी जो है वो जाएगा आपके बॉयलर के स्टीम ड्रम पे। स्टीम ड्रम से डाउन कमर के थ्रू पानी नीचे आएगा, कहाँ पे, रिंग हेडर पे। रिंग हेडर से छोटे छोटे ट्यूब्स के थ्रू वो सारा पानी फर्नेस के अंदर जाएगा, और इसको बोलेंगे हम लोग रिंग ट्यूब्स या फिर बेड कॉइल। रिंग ट्यूब्स या फिर बेड कॉइल बोलेंगे। रिंग ट्यूब्स का कनेक्शन होता है वाटर वाल्व के साथ। जो वर्टिकल पाइप्स होते हैं जो स्टीम को कैरी करके ऊपर लेके जाते हैं, और वो फर्नेस के अंदर रहता है, इनर वॉल में, रिफ्रेक्टरी के अंदर, इसको बोलते हैं वाटर वाल्व, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं वाटर वाल्व, क्योंकि वो पूरा आपका पूरा वाल जो है उसमें ट्यूब्स लगे हुए हैं, और ट्यूब्स के ऊपर हम लगाते हैं रिफ्रेक्टरी। वाटर वाल्व से जाके स्टीम कहाँ पे पहुंचेगी, ये पहुंचेगी अपने राइजर ट्यूब में, और राइजर ट्यूब से ये चला जाएगा फिर से स्टीम ड्रम के अंदर। अब स्टीम ड्रम में क्या हो गया, पानी भी है और ऊपर में स्टीम है। नॉर्मल वर्किंग पे आपको पानी का लेवल जो है वो 40% रखना है, और 60% स्टीम चेस्ट रहेगा, 60% स्टीम चेस्ट रहेगा। इसके अलावा क्या है कि जब स्टीम बन गया, वो जो ड्रम के अंदर स्टीम होगा, that steam will be your saturated steam. This will be your saturated steam, और saturated steam हम टरबाइन पे यूज नहीं कर सकते, इसीलिए क्या करेंगे, सुपर हीट करने के लिए सप्लाई ट्यूब के मदद से, इस ट्यूब को क्या बोलेंगे, सप्लाई ट्यूब बोलेंगे, और सप्लाई ट्यूब के मदद से वो आएगा अपने कन्वेक्शनल सुपर हीटर में, और कन्वेक्शनल सुपर हीटर पे वो जाएगा एयर टेम्परेटर पे, जहां पे अगर आप टीसीबी को खोलते हो तो वाटर स्प्रे करके इसका टेम्परेचर को डाउन किया जाता है। फिर एयर टेम्परेटर से वो जाएगा रेडिएंट सुपर हीटर में, और रेडिएंट सुपर हीटर से मेन स्टीम बन के वो चला जाएगा मेन स्टीम स्टॉप वाल्व पे, जहाँ पे स्टीम रुका हुआ होगा। और मेन स्टीम स्टॉप वाल्व से पहले आप एक वाल्व लगा रहे हो जिसको आप बोलते हो मेन स्टीम हैंड वाल्व, या फिर
स्टार्टअप वेंट वाल्व। क्यों स्टार्टअप वेंट वाल्व बोलते हैं? क्योंकि ड्यूरिंग स्टार्टिंग, ड्यूरिंग लाइट अप, बॉयलर की स्टार्टिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? हम बोलते हैं लाइट अप। ठीक है, बॉयलर को लाइट अप किया जाता है। तो बॉयलर के लाइट अप में हम मेन स्ट्रीम वेंट वाल्व को खोल के रखते हैं और मेन स्ट्रीम स्टॉप वाल्व को बंद रखते हैं। तो स्टीम जो है वो कंटिन्यूअसली वेंट होता रहता है आपके एटमॉस्फेयर पे ड्यूरिंग लाइट अप। ठीक है, आप बॉयलर का लाइट अप अगर कभी देखे होंगे या फिर जाओगे कभी फील्ड पे तो देखोगे ड्यूरिंग लाइट अप आप MSBB खोल के रखते हो और पूरा स्टीम निकलता रहता है और बहुत जोर से आवाज होती है, बहुत साउंड होगा जब स्टीम, इतना हाई प्रेशर का स्टीम इधर से निकलेगा और इसी के वजह से स्टीम बहुत सारा साउंड होता है। ठीक है, बहुत नॉइस होता है। इसके अलावा और क्या देखे हमने कि सेफ्टी वाल्व देखे, 3 सेफ्टी वाल्व मेन स्ट्रीम लाइन पे लगते हैं, एक लाइन पे लगेगा और 2 ड्रम पे लगेगा। तो आपसे कभी सवाल पूछा जाएगा कि स्टीम लाइन पे कितने सेफ्टी वाल्व होते हैं? तो 2 ड्रम पे सेफ्टी वाल्व होते हैं जिनको बोलते हैं ड्रम सेफ्टी, और एक लाइन पे लगता है जिसको हम बोलते हैं लाइन सेफ्टी। अब कुछ टेक्निकल बातों पे आएंगे। लाइन समझ में आया सबको? याद है? Yes, sir. Any questions? Any questions? No, sir. Okay. अब टेक्निकल बातों पे आते हैं कि ये जो डिएरेटर है इसका पर्पस क्या है? Why we are using a deaerator? Anybody? डिएरेटर का काम क्या है? डिएरेटर का काम क्या है या फिर फंक्शन क्या है? टाइम भी देखो। अंशुमान, सर प्रेशर को थोड़ा मतलब बढ़ा के रखते हैं। डिएरेटर का प्रेशर से कोई लेना नहीं। यहाँ पे क्या प्रेशर बढ़ा है? प्रेशर तो आपका हीट पंप बढ़ा है। यस सर, यस सर। डिएरेटर का प्रेशर लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो कितना प्रेशर पे रख रहे हैं हम डिएरेटर को, 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे, और इसका टेम्परेचर है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर थोड़ा और बड़ा बॉयलर होगा तो हो सकता है आपका 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो डिएरेटर के साइज के ऊपर, बॉयलर के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा डिएरेटर का प्रेशर क्या है, बट ये लगभग 1.5 kg, 2 kg, 2.5 kg का प्रेशर होगा डिएरेटर के अंदर। ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो 120, 25, 30 डिग्री का टेम्परेचर रहेगा, है ना। नाउ our question was कि why we use deaerator, और इसको deaerator ही क्यों बोलते हैं? ड्रम भी बोल सकते थे इसको, वाटर टैंक बोल सकते हैं। व्हाई इट इज डिएरेटर, और ये इस शेप में क्यों दिखाते हैं? किसी को पता है? नहीं पता। सो डिएरेटर इज यूज्ड टू रिमूव ऑक्सीजन, टू रिमूव ऑक्सीजन, dissolve oxygen in water is removed in deaerator। तो डिएरेटर का जो मेन काम है वो है ऑक्सीजन को रिमूव करना, जो फ्री ऑक्सीजन होते हैं, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है। पहला काम ऑक्सीजन रिमूवल। दूसरा काम, इट विल एक्ट एज ए स्टोरेज टैंक। क्या करेगा? बहुत सारा पानी आप स्टोर करके रख पा रहे हो डिएरेटर के अंदर, तो स्टोरेज टैंक की तरह काम कर रहा है। तीसरा काम, इनिशियल टेम्परेचर राइज हो रहा है, इनिशियल टेम्परेचर राइज हो रहा है। जो आपका नॉर्मल वाटर होगा, जो डीएम टैंक का पानी होगा, उसमें आपका 15-20 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी होगा, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो भी रहेगा उस टेम्परेचर का होगा। तो डिएरेटर में आप 100-120 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी मेंटेन कर रहे हो, तो यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर राइज होगा। तो डिएरेटर का 3 काम, कि ऑक्सीजन को रिमूव करना, स्टोरेज टैंक की तरह काम करना, और इनिशियल टेम्परेचर को बढ़ा के रखना। नाउ माय क्वेश्चन इज कि ऑक्सीजन कैसे रिमूव करता होगा डिएरेटर? पानी से वो ऑक्सीजन को कैसे रिमूव करता होगा? और अगर हम वाटर से ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे तो क्या ये वाटर बचेगा?
या फिर हाइड्रोजन हो जाएगा? बताओ भाई। हम बोल रहे हैं ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे तो ये तो हाइड्रोजन बन जाएगा। तो क्यों लगाते हैं डिएरेटर, क्या है? एनी आइडिया? सर जो फ्री ऑक्सीजन होगा उसी के लिए कुछ लगाएंगे, जो वाटर में होगा उसके लिए तो नहीं। यस, वेरी पीने के गुड, लिए वेरी होगा। गुड, वेरी गुड। सो हम लोग जो ऑक्सीजन को रिमूव करना बोल रहे हैं, दिस इज नॉट द O which is in bond with your hydrogen which is forming your water. It is the oxygen which is free in your water, dissolved oxygen, है ना, free oxygen जो dissolved state पे है, which is responsible for oxidation inside the boiler. तो इस ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। अब दूसरा सवाल कि ऑक्सीजन को अगर रिमूव करते हो और डिएरेटर के ऊपर क्या रहेगा, एक वेंट वाल्व रहेगा जहां से गैसेस निकलता रहेगा, है ना, उधर से रिमूव होकर निकलेगा। तो ऐसा अगर ऑक्सीजन यहाँ पे फ्री ऑक्सीजन निकल के आ जाए तो क्यों नहीं हम जगह जगह पे डिएरेटर लगा दे और ऑक्सीजन को रिमूव करे, तो ऑक्सीजन का लेवल हाई हो जाएगा एटमॉस्फेयर पे। तो बढ़िया था ना, डिएरेटर ही लगा देते, पानी से ऑक्सीजन को निकालते रहते। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल कि पानी से ऑक्सीजन को आप निकाल के एटमॉस्फेयर पे दे दो? इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसको ऑक्सीजन रिमूव नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग ऑक्सीजन को हाइड कर देता है। किस तरीके से करता है कि हम यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए एक केमिकल का यूज करेंगे, जिस केमिकल का नाम है हाइड्राजिन। हाइड्रोजन एक एमाइन है कि N2H4, ठीक है। जब आप N2H4 पानी में ऐड करोगे, डिएरेटर पे ऐड करोगे, तो क्या होगा, H2O प्लस फ्री ऑक्सीजन प्लस N2H4। और इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए आपको चाहिए हीट। जब आप गर्म करोगे पानी को एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा, आपका ये जो N2H4 के साथ हाइड्रोजन था वो पानी बना देगा फिर से। तो आपको मिलेगा H2O प्लस नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन का कोई भी गैस, नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड हो सकता है, पता नहीं क्या होगा, बट नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन का ऑक्साइड ही निकल के आ जाएगा डिएरेटर के ऊपर से, ठीक है। जो वेंटिंग होगा उस वेंटिंग में क्या निकलेगा, नाइट्रोजन ही निकलेगा। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन वाटर बन के फिर से डिएरेटर पे ही चला जाएगा। समझ में आया? यस सर। इसीलिए इसको कभी भी बहुत लोग इसको ऑक्सीजन रिमूवल बोलते हैं। ये ऑक्सीजन को रिमूव नहीं करता है, ऑक्सीजन को स्कैवेंज कर देता है, पानी बना के रख लेता है। अब समझते हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे, कि कैसे रिमूव करता है। डिएरेटर का जो ये वर्टिकल जो ड्रम दिख रहा है आपको, इसके अंदर लगे होते हैं परफोरेटेड ट्रेस, बहुत सारे ट्रे लगे होंगे जिसमें होल रहेगा बहुत सारा। और ये जो पानी है ऊपर से जो आ रहा है आपका डीएम टैंक से या फिर आपका कॉन्डेंसेट जो आ रहा है, वो ड्रॉपलेट्स की तरह पड़ेगा, इसके ऊपर स्प्रे होके पड़ेगा। तो ये जब ट्रे है और ट्रे में जब आपका ड्रॉपलेट्स आएगा तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह नीचे आएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा वाटर स्ट्रीम आ रहा है, ठीक है। जब ड्रॉपलेट्स आ रहा है तब हम नीचे से क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे N2H4 ऐड कर दे रहे हैं पानी में। अब ये N2H4 जब गर्म होगा तो ये भाप बन के स्टीम के साथ ऊपर जाएगा। यहाँ पे अपने को ये डिएरेटर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे कैसे, कोई फर्नेस तो लगा नहीं है। तो फर्नेस नहीं है तो हमको अगर डिएरेटर का वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, हम टरबाइन से या फिर बॉयलर के मेन स्ट्रीम लाइन से एक लाइन लेके आएंगे और इसमें प्रेशर रिड्यूस करके इसमें हम स्टीम को छोड़ेंगे। तो डिएरेटर के दोनों तरफ से स्टीम आएगा और वो स्टीम क्या करेगा, इस वाटर को भी गर्म करेगा और स्टीम, क्योंकि स्टीम है तो वो ऊपर तरफ जाएगा। नाउ स्टीम विल गो फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड डायरेक्शन, और जो पानी है वो पानी नीचे तरफ आएगा ड्रॉपलेट।
यहाँ पे वो ड्रॉपलेट्स के साथ इस स्टीम का क्या होगा, मिक्सिंग होगा, और जो हाइड्रोजन आपने यहाँ पे डोज किया था N2H4, वो हाइड्रोजन मदद करेगी आपको यहाँ से ऑक्सीजन को स्केवेंज करके निकलने में। ठीक है, तो नाइट्रोजन का गैस निकल के आएगा, कोई भी गैस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, NO2, NO, NO3 और नाइट्रोजन, तो वो निकल जाएगा। साथ ही साथ कुछ दूसरे गैसेस भी निकल सकते हैं, और इसी तरीके से हम क्या बोलेंगे, हम लोग जो फ्री ऑक्सीजन रहेगा पानी में उसको हम H2 में कन्वर्ट कर लेंगे। समझ में आया? क्योंकि इसी प्रोसेस को करने के लिए हमने जब इस रिएक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया तो हमने स्टीम ऐड किया यहाँ पर, और वो स्टीम दो जगह से आ सकती है, या तो बॉयलर के मेन स्टीम लाइन से आएगी या फिर आपके टरबाइन से आएगी, है ना। अब टरबाइन से जो आएगा वो टरबाइन का ऐसा नहीं है कि एंड से आएगा, टरबाइन के बीच में से एक कनेक्शन लेंगे, मैं दिखाऊंगा बाद में, और बीच में से कनेक्शन लेके हम गियरेटर पे देंगे, इसको बोलेंगे हम लोग एक्सट्रैक्शन लाइन बोलेंगे इसको। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सट्रैक्शन, सेकंड एक्सट्रैक्शन होता है कि टरबाइन के अगर लो 4th या 5th स्टेज के बीच में से आप एक कनेक्शन करके आप यहाँ पे दे रहे हो। नाउ द प्रेशर इन द मेन स्टीम लाइन विल बी मच हायर। यहाँ पे आपका पकड़ लो 65 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर बॉयलर है तो 65 kg का प्रेशर रहेगा, और डिएरेटर पे अपने को चाहिए 1.5 kg का प्रेशर, तो बीच में अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है कि ये 65 kg से यहाँ पे प्रेशर डाउन हो जाए। और ये जो स्टेशन बनाएंगे प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, इस स्टेशन को हम बोलते हैं PRDS। PRDS क्या है? प्रेशर रिड्यूसिंग एंड डी सुपरहीटिंग स्टेशन। ठीक है, प्रेशर रिड्यूसिंग एंड डी सुपरहीटिंग स्टेशन, इसमें डी सुपरहीट किया जाता है और प्रेशर को रिड्यूस किया जाता है। वो सिस्टम भी मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपका ये जो प्रेशर है उसको कम किया जाता है, टेम्परेचर जो है उसको कम किया जाता है। तो प्रेशर टेम्परेचर को कम करके हम PRDS यूज करके यहाँ पे क्या करेंगे, 1.5 kg का प्रेशर से स्टीम को इंग्रेस करेंगे। तो डिएरेटर के अंदर मेंटेन होगा 1.5 kg का प्रेशर एंड टेम्परेचर रहेगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो प्रेशर और टेम्परेचर दे रहा हूँ ये अलग अलग बॉयलर के लिए थोड़ा बहुत वेरी करेगा, बट इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू 2.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर उसी के लगभग में रहेगा। ठीक है, इतना प्रेशर और टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 120 डिग्री से 130 135 उतना हो सकता है। क्लियर हुआ डिएरेटर का कनेक्शन, डिएरेटर का फंक्शन। तो डिएरेटर क्या है और इसको डिएरेटर क्यों बोलते हैं उसका जवाब मिल गया आपको। सिंस वी आर स्कैवेंजिंग द ऑक्सीजन, आप अभी से हम लोग फिर रिमूवल नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, सिंस वी आर स्कैवेंजिंग द ऑक्सीजन, सो एयर को रिमूव कर रहे हैं इसलिए इसको डिएरेटर बोलते हैं, है ना। और डिएरेटर का पर्पस अगर कोई पूछ रहा है हमसे तो क्या बोल रहे हैं कि डिएरेटर 3 काम के लिए 3 पर्पस सॉल्व कर रहा है हमारा। नंबर 1 ऑक्सीजन को स्कैवेंज कर रहे हैं, नंबर 2 स्टोरेज टैंक की तरह काम कर रहे हैं, नंबर 3 इसमें टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब मेरा एफिशिएंसी बढ़ रहा है बॉयलर का। और क्या है इस डिएरेटर में और देखने लायक क्या है कि इसमें जो डोजिंग करते हैं, ये जो हम केमिकल यूज करेंगे यहाँ पे, कौन सा केमिकल यूज करेंगे, कुछ केमिकल, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है, N2H4। तो ये हाइड्रोजन जो डोज करेंगे, इस डोजिंग सिस्टम को क्या नाम देंगे हम लोग, इसको बोलेंगे LP डोजिंग। ओके सर। LP डोजिंग मतलब लो प्रेशर डोजिंग। ठीक है, LP डोजिंग क्या होता है, लो प्रेशर डोजिंग। और एक केमिकल डोज करेंगे यहाँ पे बॉयलर ड्रम पे, जिसको हम बोलेंगे HP डोजिंग। HP डोजिंग मतलब हाई प्रेशर डोजिंग। इसको लो प्रेशर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर है, तो लो प्रेशर पे हुआ। यहाँ पे स्टीम ड्रम के अंदर आपको 65 kg का प्रेशर मिलेगा, 60 kg का प्रेशर मिलेगा, तो वहां पे आपको हाई प्रेशर डोजिंग करना पड़ेगा उस केमिकल को ड्रम के अंदर भेजने के लिए। यहाँ पे लो प्रेशर पे ड्रम के अंदर चला जाएगा।
ड्रम पे हम क्या केमिकल यूज करेंगे? स्टीम ड्रम पे कौन सा केमिकल यूज करेंगे? एनीबॉडी? No idea, sir. टीएसपी। टीएसपी मतलब ट्राई सोडियम फॉस्फेट। Phosphates. ट्राई सोडियम फॉस्फेट हम डोज करते हैं कहाँ पे? बॉयलर ड्रम पे। और डिएरेटर पे कौन सा केमिकल यूज करते हैं? N2H4 हाइड्रोजन। डिएरेटर पे बोलेंगे लो एलपी डोजिंग, ड्रम पे बोलेंगे HP dosing. ये जो दो डोजिंग सिस्टम मैंने बताया आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉयलर। और ये दोनों डोजिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? अल्टीमेटली दोनों को मिला के बोलेंगे इंटरनल ट्रीटमेंट। क्या बोल रहे हैं? इंटरनल ट्रीटमेंट। क्योंकि हमने जो वाटर को ऑलरेडी ट्रीट किया हुआ है, वी आर यूजिंग ट्रीटेड वाटर, डीएम वाटर, प्योर डिमिनरलाइज्ड वाटर ही हम बॉयलर पे इंग्रेस कर रहे हैं, है ना। सोचने वाली बात क्या है कि हमने ऑलरेडी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे सारे मिनरल्स रिमूव कर दिए थे, डीगैसर यूनिट लगाया था वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे, जहां से सारे गैसेस रिमूव कर दिए थे। फिर यहाँ पे डिएरेटर पे वो ऑक्सीजन कैसे आ रहा है? सिंस इट इज ए कंप्लीटली क्लोज सिस्टम, है ना, कि डिएरेटर से लेके टरबाइन से लेके डिएरेटर पे आना, दिस इज कंप्लीटली ए क्लोज सिस्टम। तो यहाँ पे जब हम डिमिनरलाइज्ड वाटर ही यूज कर रहे हैं तो फिर से ऑक्सीजन आ कहाँ से रहा है? गैसेस कैसे इवॉल्व हो रहा है? दैट इज ए क्वेश्चन। नंबर 2 कि डिएरेटर में जो हम टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पानी है कि स्टीम है? Sir, पानी है। क्यों? सर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मतलब अगर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 100 डिग्री में वाटर बॉईल होता है, so गुड। yes. सो डिएरेटर के नीचे हम लगाए हैं एक फीड पंप, ठीक है। और पंप जो हम यूज करते हैं, पंप इज यूज्ड फॉर व्हाट? पंप इज यूज्ड फॉर लिक्विड, है ना। पंप इज ऑलवेज मेड फॉर लिक्विड। लिक्विड का प्रेशर बढ़ाने को, कंप्रेस करने को आप लोग पंप यूज करते हैं। तो डिएरेटर से जो आएगा नीचे वो पानी होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में। बट वी आर मेंटेनिंग ए टेम्परेचर ऑफ which is above 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी क्या होता है? बॉयल हो जाता है ना। अंशुमान नहीं बोलेगा। माय क्वेश्चन इज टू रेस्ट अदर मेंबर्स। मनीष, अगर डिएरेटर पे हम 120 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर यूज कर रहे हैं और पानी बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो डिएरेटर के नीचे जो आएगा वो लिक्विड होगा कि वेपर होगा? लिक्विड। क्यों? आपका वाटर बॉयल होता है ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 120 डिग्री पे पानी पानी रहेगा कि वेपर स्टीम बन जाएगा? सोच के बताओ। दीपक? यस सर। क्या होगा बताओ? सर यहाँ पे प्रेशर लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो है सर, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर लो होगा तो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर लो हो जाएगा तो क्या होगा? हाई है, प्रेशर हाई है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। प्रेशर हाई है, अगर हाई होगा तो क्या होगा? तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। जाएगा। एग्जैक्टली। कि बॉइलिंग पॉइंट कभी भी सिर्फ टेम्परेचर को नहीं बोलते हैं ना। हम जब कभी भी बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं तो इट इज नॉट ओनली द टेम्परेचर, इट इज रिलेटेड विथ प्रेशर, कि इतने प्रेशर पे, इतने टेम्परेचर पे पानी बॉयल होगा। जब हम बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स इट इज एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो पानी को अगर बॉईल करोगे तब जाके आपका क्या कहते हैं इसको, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल होगा। हमने यहाँ पे प्रेशर बढ़ा दिया है, कितना प्रेशर रखा है 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट विल बी अबव 120 डिग्री सेंटीग्रेड। आप स्टीम टेबल देख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए डिएरेटर में पानी ही मिलेगा आपको। और ये आ रहा है आपके सक्शन वाल्व पे। सक्शन वाल्व के बाद हम लगा रहे हैं स्ट्रेनर। अभी ये स्ट्रेनर जो है वो स्ट्रेनर का कंडीशन क्या है, क्या स्ट्रेनर चोक हो गया है या फिर चोकिंग हो रहा है या फिल्टर पूरा साफ है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये तो पाइप के अंदर में है और ये धीरे धीरे क्या होगा, इन जनरल नॉर्मल रनिंग पे प्लांट अगर बहुत दिनों से चल रहा है तब दिक्कत कम आएगी। बट अगर आप इनिशियल कमीशनिंग स्टेज पे हो, नया नया बॉयलर लगाए हो, या फिर अगर पाइपलाइन पे या डिएरेटर पे कुछ काम हुआ है शटडाउन में, तो क्या होगा, यहाँ पे कॉन्टामिनेंट्स आ सकते हैं, है ना, मेटेलिक पार्टिकल्स आ सकते हैं, तो आपका जो स्ट्रेनर है वो चोक होगा। स्ट्रेनर अगर चोक होता है तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रेनर जो है वो चोक हो गया है? कैसे पता कर सकते हैं? एनी आइडिया? स्ट्रेनर तो पाइप के अंदर है, आपको दिखाई नहीं देगा आंखों से, है ना। सो हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो स्ट्रेनर है मेरा ये चोक हो रहा है या फिर चोक हो गया है? प्रेशर को उसका प्रेशर बढ़ जाएगा तब। कौन सा प्रेशर बढ़ेगा? सर जो आपका बॉयलर फीड पंप पे लगा है स्ट्रेनर के साथ बाद। इसका प्रेशर बढ़ जाएगा स्ट्रेनर के बाद में? यस सर। क्यों? क्यों बढ़ेगा? स्ट्रेनर चोक होने से उसका प्रेशर क्यों बढ़ेगा? सर क्योंकि आपका बॉयलर पंप फीड पंप तो चलता रहेगा, तो अगर मतलब कोई वाटर फ्लो नहीं हो रहा है तो चोक हो रहा है तो सर प्रेशर तो सर ऑब्वियसली बढ़ेगा सर यहाँ पे। नहीं, गलत लॉजिक। एनीबॉडी एल्स? मंटू, क्या रीजन हो सकता है? मंटू कुमार, थोड़ा बताओ। देखो, ऑपरेशन में ना, प्रोसेस का जो ऑपरेशन हम करते हैं टरबाइन का, बॉयलर का, इसमें लॉजिक बहुत तगड़ा होना चाहिए। मैकेनिकल से हो तो आपका लॉजिक एकदम स्ट्रांग होना चाहिए कि प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो लेवल, इन सब का जो मिक्सचर है वो क्लियर रहना चाहिए, तब जाके आपका ऑपरेशन बहुत बढ़िया चलेगा, आप सिस्टम को समझ पाओगे। कोई ट्राई करेगा? नहीं आ रहा है यार, यहाँ पे प्रेशर क्यों बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा यहाँ पे प्रेशर। पंप तो खींच रहा होगा ना, पंप खींच रहा है। आपका स्ट्रेनर पकड़ लो पूरा चोक है, तो अगर स्ट्रेनर चोक है तो पानी आएगा क्या इधर? पानी नहीं आएगा। यस सर। पानी जब नहीं आएगा तो यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा कि हाई प्रेशर बनेगा? लो प्रेशर। लो प्रेशर बनेगा, क्योंकि आप Yes, yes, वैक्यूम अगर पूरा चोक हो जाता है और पानी आ ही नहीं रहा है एंड योर पंप इज रनिंग, तो यहाँ पे पूरा का पूरा लो प्रेशर क्रिएट कर रहा है। यस सर, यस सर, यस। हाई प्रेशर बनेगा तो ऊपर साइड में हाई प्रेशर, यहाँ पे कम पानी आएगा, यहाँ पे कम। अगर स्ट्रेनर पूरा क्लीन है, इफ योर स्ट्रेनर इज क्लीन, तो क्या है, यहाँ का जो प्रेशर है, यहाँ पे जो प्रेशर है, दोनों बराबर मिलना चाहिए, है ना। लेकिन जैसे ही आपका स्ट्रेनर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चोकिंग शुरू हुआ, तो यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा दैट विल बी हाई, एंड यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा दैट विल बी लो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक डिफरेंशियल प्रेशर गेज या फिर डिफरेंशियल प्रेशर स्विच या फिर डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर वो लगा सकते हैं कि हम
स्ट्रेनर के आगे और पीछे क्या देखेंगे कि प्रेशर का डिफरेंस कितना है। ठीक है, अगर डिफरेंस ज्यादा हो गया इसका मतलब आपका स्ट्रेनर चोक हो रहा है। क्लियर? Yes, sir. तो स्ट्रेनर का चोकिंग कहीं पे भी आप किसी भी पाइपलाइन पे जब कभी भी आप किसी स्ट्रेनर है और स्ट्रेनर को आपको पता करना है कि भाई ये स्ट्रेनर क्लीन है कि ये डर्टी हो गया है, इसको क्या इसको साफ करने का टाइम हो गया है, कैसे पता करेंगे? वी विल लुक एट द डिफरेंशियल प्रेशर बिफोर एंड आफ्टर द स्ट्रेनर। क्लियर? Yes, sir. ओके। सो दो चीज लॉजिकल दो चीज हमने यहाँ पे देखा। नंबर वन चीज कि डिएरेटर का टेम्परेचर हाई होने पर भी क्यों पानी वेपर नहीं बन रहा है, क्योंकि हमने प्रेशर बढ़ा कर रखा है। दूसरा चीज देखें कि स्ट्रेनर अगर चोक होता है तो हम कैसे देखेंगे? हम डिफरेंशियल प्रेशर को इसीलिए यूज करते हैं ताकि हमको पता चल सके कि भाई यहाँ पे चोकिंग है कि नहीं। नाउ जो बॉयलर फीड पंप होता है, ये फीड पंप 14 स्टेज का हो सकता है, 20 स्टेज का, 21 स्टेज का, मतलब बहुत हाई। क्योंकि यहाँ पे देखो 1.5 kg का प्रेशर आएगा और डिस्चार्ज पे हमको मिनिमम कितना प्रेशर चाहिए बताओ तो? मिनिमम चाहिए जो बॉयलर का आपका सेफ्टी वाल्व का मैक्सिमम सेट पॉइंट है उससे ज्यादा प्रेशर यहाँ पे चाहिए। क्योंकि अगर ड्रम का प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ पे पकड़ लो बॉयलर का सेफ्टी वाल्व का सेट पॉइंट हमने सेट किया 76 kg, तो पकड़ लो आपका ड्रम 76 kg पे ही रन कर रहा है जस्ट। तो फीड पंप से ड्रम के अंदर अगर पानी को एंटर होना है देन आपको मिनिमम 76 kg के ऊपर का प्रेशर होना पड़ेगा, तभी जाके ड्रम के अंदर पानी जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, है ना? सो उतना प्रेशर हमको यहाँ पे चाहिए। तो नॉर्मल जो बीएफपी रहता है तो टोटल 1.5 kg पे अगर सक्शन है, डिस्चार्ज पे आपको दिखेगा 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर। मतलब 1.5 kg से 150 kg बनाना है आपको, 100 टाइम्स ऑलमोस्ट आपको प्रेशर इंक्रीज करना है। तो समझ सकते हो कि ये जो फीड पंप है कितना इंपॉर्टेंट होगा और इसका इंपेलर कितना बड़ा होगा और कितने स्टेजेस पे करेगा। एक स्टेज पे तो पॉसिबल नहीं है ना। सो देयर विल बी नंबर ऑफ स्टेजेस, 14 स्टेज, 20 स्टेज, 21 स्टेज, इस टाइप से नंबर ऑफ स्टेजेस पे हम फीड पंप को रखते हैं। अब फीड पंप को जब चलाओगे तो इसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1 चीज कि सक्शन वाल्व हमेशा खुला होना चाहिए। अगर सक्शन वाल्व बंद है तो फीड पंप पे पानी आएगा नहीं, और पानी नहीं आएगा अगर आप चला देते हो फीड पंप तो ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा, इसका जो मैकेनिकल सील होगा वो मैकेनिकल सील सीज हो जाएगा, जल जाएगा और पंप सीज्ड हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात हमको ध्यान में रखना होता है फीड पंप पे कि इसका जो ग्लैंड कूलिंग है वो ग्लैंड कूलिंग में हम बाहर से, ये इंटरनल कूलिंग नहीं होता है ग्लैंड का, इस पर्टिकुलर पंप में आपको बाहर से ग्लैंड कूलिंग के लिए वाटर दिया जाता है, कूलिंग वाटर। तो फीड पंप पे ग्लैंड कूलिंग का जो पानी आ रहा है उसका प्रेशर सही रहे और इसमें पानी आता रहे। इसके अलावा फीड पंप पे और 2-3 लाइन होते हैं जो मैं बाद में बताऊंगा। एक होता है ऑटो रिसर्कुलेशन लाइन, एक होता है मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन और बैलेंसिंग लाइन। ठीक है, तो ये सारे लाइंस रहते हैं जिसके बारे में हम बाद में फीड पंप पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। नाउ हमने फीड पंप चलाया, डिएरेटर में पानी रहना पड़ेगा। डिएरेटर से फीड पंप तक का जो लाइन है उसमें पानी का जो वाल्व है, आइसोलेशन वाल्व वगैरह खुला होना पड़ेगा, तब जाके पानी आएगा। ये प्रेशर को बढ़ाएगा। तो डिस्चार्ज वाल्व जो है ना इसको हम बंद रखेंगे। शुरू में ड्यूरिंग स्टार्टिंग डिस्चार्ज वाल्व बंद रहेगा, सक्शन वाल्व खुला रहेगा। यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होगा, उसके बाद हम डिस्चार्ज वाल्व को खोलेंगे। 100 kg का प्रेशर आएगा यहाँ पे फिट एफसीबी में, उसके बाद आप एफसीबी को खोल दो तो ये पानी चला जाएगा स्टीम वाल्व, है ना? Yes, sir. सो टाइम क्या हो गया? थैंक यू। तो आज के लिए यहाँ पे खत्म करूंगा। एक बार ये करते हैं, समराइज करते हैं हम क्या पढ़ रहे थे आज। आज हमने देखा वाटर स्टीम सर्किट। वाटर स्टीम सर्किट पे हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? बॉयलर का पार्ट, डीएम टैंक के बाद से। डीएम टैंक से डीमिनरलाइज्ड वाटर डिएरेटर पे आ रहा है,
डिएरेटर पे डिएरेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन स्केवेंज हो रहा है। ऑक्सीजन को स्केवेंज करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन डोज कर रहे हैं। हाइड्रोजन क्या है, N2H4 है। और हाइड्रोजन अगर काम करना है हाइड्रोजन को, तो हमको यहाँ पे टेम्परेचर देना पड़ेगा। टेम्परेचर देने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, या तो बॉयलर के लाइन से एक स्टीम लाइन देंगे, या टरबाइन की एक्सट्रैक्शन लाइन से स्टीम लाइन लेके आएंगे। उसके बाद क्या है, डिएरेटर के नीचे लगाएंगे एक फीड पंप, जिसको बोलते हैं बॉयलर फीड पंप। बॉयलर फीड पंप सबसे बड़ा पंप होता है पावर प्लांट में, और फीड पंप क्या करता है, 1.5 kg प्रेशर से 100 kg प्रेशर तक राइज कर रहा है, जो अपना रिक्वायरमेंट है। डिएरेटर से फीड पंप के बीच में क्या क्या कनेक्शन रहेगा, एक रहेगा सक्शन वाल्व, हो सकता है आइसोलेशन वाल्व भी रहे, और क्या रहेगा, एक स्टेनर रहेगा, जो इम्पोर्टेंट चीज है। स्टेनर का कंडीशन क्या है, चोक है या फिर क्लीन है, कैसे पता चलेगा, हम उसका प्रेशर डिफरेंस देख सकते हैं सक्शन साइड में और डिस्चार्ज साइड में स्टेनर के, मतलब आगे पीछे, है ना, बिफोर एंड आफ्टर। तो अगर डिफरेंशियल प्रेशर ज्यादा है, मतलब स्टेनर मेरा चोक हो गया। अब ये पानी जो निकलेगा फीड पंप से, वो जाएगा 2 कंट्रोल स्टेशन के बीच में से। क्या क्या कंट्रोल स्टेशन है, एक कंट्रोल स्टेशन है फीड पंप FCV का, दूसरा कंट्रोल स्टेशन है TCV का। FCV मतलब फीड कंट्रोल वाल्व, TCV मतलब टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व। FCV खोलो तो पानी चला जाएगा इकोनोमाइजर में, और इकोनोमाइजर से पहले हमको लगाना पड़ेगा एक NRV, नॉन रिटर्निंग वाल्व। और नॉन रिटर्निंग वाल्व क्या है कि पानी को उल्टा बैक आने नहीं देगा। इकोनोमाइजर में पानी गर्म होगा, और वो गर्म पानी जो है वो जाएगा स्टीम ड्रम पे। स्टीम ड्रम से डाउन कमर के थ्रू आएगा रिंग हेडर पे, रिंग हेडर से रिंग ट्यूब से वाटर वाल्व से राइजर ट्यूब, और राइजर ट्यूब से स्टीम जो जाएगा ड्रम पे वो रहेगा सेचुरेटेड स्टीम। सेचुरेटेड स्टीम से ये पानी सेचुरेटेड स्टीम जो है वो सप्लाई ट्यूब से आएगी कन्वेक्शनल सुपर हीटर में। यहाँ पे स्टीम सुपर हीट होगा और फिर जाएगा एयर टेम्परेचर या फिर डी सुपर हीटर में। डी सुपर हीटर में पानी स्टीम का टेम्परेचर कंट्रोल कैसे करेंगे, TCV के मदद से करेंगे, टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व। टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व खोलोगे तो फीड पंप का जो पानी है वो एयर टेम्परेचर पे स्प्रे करेगा स्टीम में, तो टेम्परेचर डाउन होगा। और उसी स्टीम को फिर से हम कहाँ पे भेजेंगे, रेडिएंट सुपर हीटर या फिर फाइनल सुपर हीटर में, जहाँ पे मेन स्टीम जो है वो बन के जाएगा मेन स्टीम स्टॉप वाल्व पे। और मेन स्टीम स्टॉप वाल्व से पहले हम लगा रहे हैं मेन स्टीम वेंट वाल्व। वेंट वाल्व क्या होता है, इसको स्टार्टअप वेंट वाल्व भी बोलते हैं, कि ड्यूरिंग स्टार्टिंग हम इसको खोल के रखते हैं, और अगर कभी जरूरत पड़े तो हम क्या है, स्टीम प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए मेन स्टीम वेंट वाल्व खोल के रख सकते हैं। इसके अलावा स्टीम लाइन पे क्या देखने को मिला हमको, सेफ्टी वाल्व देखने को मिला। सेफ्टी वाल्व क्या है, ये अगर बॉयलर का प्रेशर ज्यादा होता है तो सेफ्टी वाल्व ऑटोमेटिक पॉप करेगा, फिर बैठ जाएगा प्रेशर कम होने से। तो कितने सेफ्टी वाल्व होते हैं स्टीम लाइन पे, 3 सेफ्टी वाल्व होते हैं, एक लाइन सेफ्टी, 2 ड्रम सेफ्टी। कौन सा सेफ्टी वाल्व पहले पॉप करेगा, लाइन सेफ्टी या फिर ड्रम सेफ्टी, कौन सा पहले पॉप करना चाहिए बताओ। पहले पॉप करेगा लाइन सेफ्टी सर। लाइन सेफ्टी पॉप करेगा। इसका सेटिंग हमने रखा है, देखो मैं जो बॉयलर को लेके डिस्कस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, उसका प्रेशर पकड़ लो 65 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर है। तो इससे 10% जो आपका नॉर्मल वर्किंग प्रेशर रहेगा बॉयलर का, उसका 10% हायर पे हम लाइन सेफ्टी को सेट कर देते हैं, ठीक है। तो 10% पे अगर सेट करोगे तो 71 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे आपने सेट कर दिया ड्रम लाइन सेफ्टी को। और उसके बाद एक ड्रम सेफ्टी हमने सेट किया 74 kg पे, दूसरा सेट किया 76 kg पे। तो ऐसा नहीं है कि दोनों ड्रम सेफ्टी एक साथ या फिर तीनों सेफ्टी एक साथ पॉप करेगा, एक एक करके, क्योंकि सेफ्टी जब पॉप करता है तो बहुत सारा पानी निकल जाता है, बहुत सारा स्टीम निकल जाता है। ओके, तीनों एक साथ करेगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा इसमें, इससे कैरी ओवर का खतरा बढ़ता है, पानी में टर्बुलेंस आती है, तो बहुत सारी बातें। अब बात है कि लाइन सेफ्टी क्यों पहले पॉप करना चाहिए। लाइन सेफ्टी पहले पॉप करना इसलिए चाहिए, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो सुपर हीटर है, अगर
ड्राम सेफ्टी पहले पॉप कर जाए तो यहाँ से क्या होगा, सारा पानी इधर से निकल जाएगा, स्टीम इधर से निकलेगा, तो आपका सप्लाई ट्यूब में हो सकता है स्टीम ना आए इधर से, क्योंकि मोटा लाइन इधर है तो उधर से सारा पानी चला गया, यहाँ पे प्रेशर कम पड़ गया तो सुपर हीटर पे स्टीम आएगा नहीं। तो सुपर हीटर क्या हो जाएगा, सुपर हीटर तो हॉट जोन पे है, स्टीम नहीं आएगा, तो मेटल का जो सुपर हीटर के ट्यूब से उसके टेम्परेचर बढ़ेंगे, तो सुपर हीटर पंक्चर होगा, खराब हो जाएगा, इसको बोलेंगे सुपर हीटर स्टारवेशन। ठीक है, तो सुपर हीटर स्टारवेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, पहले लाइन सेफ्टी को पॉप कराते हैं, सो दैट स्टीम का जो फ्लो है वो फ्लो इस तरीके से सुपर हीटर होते हुए रहे, और उसके बाद आप ड्राम सेफ्टी को पॉप कराएं। ठीक है, हर एक पॉइंट पे बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं जिसको हमको ध्यान में रखना पड़ता है ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ द बॉयलर और ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ द मशीन या फिर ड्यूरिंग ऑपरेशन। जब आप बॉयलर को चला रहे हो तो आपके दिमाग पे ये सारी बातें होनी चाहिए, है ना। ओके, सर थैंक यू सर। कैसा लगा सेशन, अच्छा, कुछ सीखने को मिला? यस सर, बहुत सर। सागर कुमार, सागर कुमार ये क्या है? कोई बताएगा भाई? समृद्ध, हेलो सर। हेलो, हाँ सागर कैसा लगा? अच्छा लगा सर। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पे खत्म करें। गुड नाइट एवरीबॉडी। Yes, sir. बाय बाय। यस सर।